नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हल्की तेजी के बाद बाजार फिर से उसी रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है जहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड का दबाव मार्केट में खास तौर से देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाजार में अगली चाल क्या होगी। क्या मौजूदा स्तरों से फिर से तेजी का रास्ता खुलेगा या ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सबसे अहम सवाल कि क्रूड में क्या कुछ होने वाला है, चार्ट क्या बता रहा है। साथ ही कंसोलिडेशन के फेज में अगर मार्केट है तो इस बीच कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स में मौके बन सकते हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक चॉइस इंटरनेशनल से सचिन गुप्ता सर, दूसरे इक्विनेक्स रिसर्च से पंकज रांदर सर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। Thank you very much, Saji, and good morning to you and Sachin ji as well. सचिन सर, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, क्या लग रहा है मार्केट में मौजूदा स्थिति जो जिस तरीके की बनी हुई है, इस बीच क्या मार्केट इस रेंज से बाहर निकल पाएगा फिलहाल अगले अगर 2 से 3 महीने में देखें तो? वेल 2 से 3 महीने का टाइम काफी अच्छा टाइम है आई गेस सुमित। बिल्कुल जिस तरीके से का रेंज में अभी के लिए मार्केट ट्रेड हो रहा है और लोअर साइड में सपोर्ट्स काफी अच्छे इंटैक्ट हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली इस रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट। एंड हालांकि अभी के लिए अगर हम देखें तो टोटली टाइट एक रेंज में है। लोअर साइड में 24,400 अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। इफ इन एनी केस अगर ये सपोर्ट्स आज या 1-2 दिन में ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 24,300 तक स्लिप होने की। 24,300 के अराउंड एक 20 डेज का एक सिंपल मूविंग एवरेजेस की एक इमीडिएट सपोर्ट्स है जिनको हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट बोल सकते हैं अभी के लिए। एंड मुझे लगता है कि वो फर्दर सपोर्ट से पॉसिबली एक पुल बैक मोमेंटम जो है वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए 24,400 24,300 ऑन द लोअर साइड में सपोर्ट कंसीडर करके चलेंगे, वाइल ऑन द हायर साइड में 24,650 इन लेवल्स पर नजर रखेंगे। 24,650 अगर ये लाइक लेवल्स ब्रेक होते हैं डिसाइसिवली निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबली जो है 24,750 टू 800 के लेवल्स जो है उनकी हायर साइड में ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज पे अभी के लिए ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज हालांकि हमने देखा कि 20 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे जो है वो बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ स्लिप होता हुआ नजर आया है। लेवल्स थे करीब 57,450 500 के अराउंड के। एंड मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस पर थोड़ा सा क्लोजली वॉच यहाँ पे रखना चाहिए। अगर 57,400 450 के बिलो ही बैंक निफ्टी सस्टेन होता है और क्लोज होता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 56,700 तक के जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने की। अभी के लिए ऑन द बॉटम साइड में 57,900 950 के आसपास में जो है सॉरी 56,900 950 के आसपास में जो 50 EMAs के भी सपोर्ट अभी के लिए इंटैक्ट है। और द हायर साइड में रेजिस्टेंस मल्टीपल बनते हुए दिखाई दिए हैं बैंक निफ्टी में भी। एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस पर अगर हम फोकस डालें तो करीब 57,600 पर है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 58,200 पर भी इंटैक्ट है। वेल ओवरऑल अगर कंक्लूड करूं तो अभी के लिए इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड में सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू किया जा सकता है। ओके, तो ये रहे कुछ खास लेवल और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी को कंटिन्यू किया जा सकता है। पंकज सर, आपसे सवाल है सर, क्या लग रहा है सर मौजूदा माहौल में बाजार में किन लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए निवेशकों को, क्योंकि एक रेंज में फंसता हुआ फिर से नजर आ रहा है मार्केट। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो एस्केलेट भी नहीं हुए हैं बट वो डी एस्केलेट भी नहीं होते हुए नजर आए हैं। तो जिस तरीके से क्रूड के अंदर दोबारा एक जो ब्रेंट के अंदर $88 के आसपास अभी चल रहा है और वही एक बड़ा जो है वो एक सरदर्द बना हुआ है। अगर क्रूड के रेट्स अगर कहीं कूल ऑफ होते हैं तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। क्रूड की वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली एनबीएफसीज के अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर भी देखने मिला। लेकिन मैं अगर निफ्टी की बात करूं और निफ्टी के फिलहाल लेवल्स की बात करूं तो साइडवेज निगेटिव काउंटर फिलहाल ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। जब तक निफ्टी फ्यूचर्स में 24,800 की लेवल सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं होती है तब तक बड़ी मूव डिफिकल्ट लगती है और वहीं पे एक ब्रेकआउट का एक जोन बना हुआ है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि अभी भी निफ्टी जो है वो 200 डेमा के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन जो अंडरटोन बना हुआ है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नरमी की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी मोर और लेस सेटअप एक जैसा ही नजर आ रहा है। ऊपरी लेवल से गिरावट नजर आ रही है पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में। कल से और आज में काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो सेल ऑफ जो है मार्केट के अंदर देखने मिला।
छः से 600-700 पॉइंट से ज्यादा की जो गिरावट है कल के 17 से आज की 17 में देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि इंडाइसेस से थोड़ा दूरी बनाकर रखे। आज वैसे एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शंस थोड़ा सा वाइल्ड होना शुरू हो जाएंगे 12:30-1 के बाद में। और स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने की सलाह यहाँ पर रहेगी सर। ओके, निफ्टी के लिए 24,800 का मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है और एक्सपायरी का टाइम है तो थोड़ा सा दूरी बना के इंडेक्स से रहना चाहिए। सर क्रूड की बात की सर आपने, क्रूड के लिए कौन से अहम लेवल सर किसको ध्यान में रख के ट्रेड करें, कौन से लेवल को? देखिए अभी क्रूड की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 7,955 रुपए के करीब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। देखिए एक 7,850 के नीचे अगर क्रूड गिरता है तो गिरावट ज्यादा गहरा सकती है, लेकिन इस लेवल पर खरीदारी की ही सलाह रहेगी। 7,900 तक इसको एक्यूमुलेट करना है। 7,840 के रेंज में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मुझे लगता है 8,100 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। सचिन सर आते हैं आप पे। सर क्या लग रहा है सर, इस परिस्थिति में कौन सा सेक्टर में मौके बन सकते हैं सर? कौन सा सेक्टर मजबूत दिखाई दे रहा है चार्ट के नजरिए से? वेल देखिए सुमित जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइक आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली सारे सेक्टर्स जो है ऑलमोस्ट जो है हायर साइड से रिट्रेसमेंट्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बट कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जहाँ जो है यहाँ पर लगता है कि अभी भी जो है एक अच्छे बेस बने हुए हैं और मोमेंटम जो है फर्दर कमिंग डेज में कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है। मेटल्स पर मेरे हिसाब से थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। मेटल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ये कुछ सेक्टर्स हैं। साथ साथ में फार्मा जो थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेड होता हुआ यूजुअली नजर आता है। एंड इसके साथ साथ में ऑटो सेक्टर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन से जो है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर अच्छे मोमेंटम्स बने हुए थे। तो ऑटो हुआ, फार्मा हुआ, आपका आईटी सेक्टर हुआ एंड इसके साथ साथ मेटल्स, इन चार सेक्टर्स पर मुझे लगता है थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए और बायो डिप्स की स्ट्रेटेजीज जो है वो स्टॉक वाइज जो है वो खोजनी चाहिए। ओके, आईटी में सर कैसा दिखाई दे रहा है सर मूड माहौल आईटी का? वेल आईटी में ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी मोमेंटम डेफिनेटली जो है वो स्टॉक वाइज देखने को मिले थे और उसके बाद में थोड़ा सा एक पॉज लेते हुए कुछ चुनिंदा काउंटर्स नजर आए। बट अगर उसके बाद में अगर हम देखें कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स पर लाइक कोफोर्स हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, एम्फेसिस हो गया, इन स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मुझे लगता है कमिंग डेज में भी ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ पर एम्फेसिस पे नजर रहेगी। एम्फेसिस में ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब 2480 2470 के आसपास के एक जोन से एक रेजिस्टेंस बने हुए थे, वो फर्दर ब्रेक होते हुए नजर आए हैं और साथ साथ में एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स भी जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दिए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए एक इमीडिएट बेस 2450 के आसपास कंसीडर करके चलना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है एम्फेसिस के अंदर करीब 2600 तक के लिए। वहीं देखो और दूसरा स्टॉक यहाँ पर नजर रखनी चाहिए मेरे हिसाब से वो होगा L&T माइंडट्री। यहाँ पर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो 4720 4730 के आसपास के एक इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट रेजिस्टेंस थे, वो लेवल सरपास हुए हैं स्टॉक के अंदर। पॉसिबिलिटीज लग रही है हायर साइड में करीब 5000 तक के लेवल्स को चेस करने की। मेरे सबसे कोई पोजीशंस बनी हुई है तो बिल्कुल इंटैक्ट रखनी चाहिए। 4700 4680 ये एक इमीडिएट स्टॉप लॉस हो सकता है एलटीएम के अंदर जो कंसीडर करके चला जा सकता है। ओके, तो ये रहे आईटी को लेकर के व्यू। पंकज सर, आपसे सर फार्मा को लेकर के सवाल है सर। ग्लैंड फार्मा का नतीजे अच्छे आए थे, ग्लैंड फार्मा में तेजी भी देखी जा रही है जोरदार। अगर पूरे सर फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर में क्या कुछ अगले 3 महीने के लिए अगर टारगेट लेके चले तो कुछ मौके बनते दिखाई दे रहे हैं क्या यहाँ? देखिए जिस तरीके का चार्ट सेटअप जो ग्लेनमार्क का यहाँ पर नजर आ रहा है, एक लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया। एक बेस बना हुआ था और बेस को पूरा रिस्पेक्ट किया जो आज के दिन का था। मुझे लगता है कि 2240 का एक बहुत ही शानदार बेस बनाया हुआ है, जहां से एक मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिलियंस लेते हुए देखने मिला है। मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क के अंदर एक फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने मिल सकती है, लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पर कंडीशनल बाय होगा। जब तक ये 2290 की लेवल क्रॉस ना कर दे तब तक इसके अंदर बड़ी जो है वो ट्रेड लेना अवॉइड करे। जैसे ही ये 2290 के ऊपर काउंटर निकलना और ट्रेड करना शुरू कर दे कैश में, तो मुझे लगता है ये काउंटर काफी स्ट्रांगली एंटिसिपेट होते हुए नजर आ सकता है। 2360 रुपए 2400 रुपए तक के टारगेट्स हम लोगों को आने वाले कुछ 1 से 2 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, और सर ग्लैंड फार्मा को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? देखिए आज 7-7.5% के करीब काउंटर ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो आज जो दिन का लो है 2808 रुपए का, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन एक अगर हम लोग पिछले 1.5 घंटे का अगर एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, तो 2850 के नीचे काउंटर जाते हुए नजर नहीं आया और 2850 से एक बार बार एक सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है।
मुझे लगता है कि कोई भी डीप अगर ये काउंटर के अंदर इंट्राडे में देखने मिलती है, मेरे ख्याल से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा हूँ कि तो लोअर लेवल का गैप भरने के लिए काफी लंबा समय यहाँ पर लगेगा। तो ऊपरी लेवल पर एक काउंटर जो है वो 2950 रुपए, और 2950 के बाद में काउंटर में एक वन वे अपसाइड मूव जो है वो देखने मिल सकती है। फिलहाल मेरा ये कहना है कि बाय ऑन द डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। हालांकि ऊपरी लेवल से काफी फिजल आउट हुआ है, उसको हम एक रिट्रेसमेंट की तरह से देखें। ओके। सचिन सर, निफ्टी ऑयल एंड गैस को लेकर के क्या व्यू है सर? क्या लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस सेक्टर में? या वेल बिल्कुल ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक वाइज मोमेंटम इस सेक्टर के अंदर जो है वो बना हुआ है। एंड यहाँ पर कुछ चुनिंदा काउंटर्स जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, करीब 4% के आसपास की तेजी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चुनिंदा काउंटर्स पर ही फोकस रखे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। काफी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जो है वो स्टॉक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर है। अभी के लिए अगर हम देखें तो ऑयल इंडिया के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट एरियाज बन रहे हैं वो करीब 460 के अराउंड के हैं। एंड ऑन दी हायर साइड में जिस तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, साथ साथ में का गोल्डन क्रॉस भी देखने को मिला है चार्ट्स पर 20 एंड 50 डीएमएस का अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है करीब 485 टू 490 तक के लिए ऑयल इंडिया के अंदर कमिंग सेशंस में कंटिन्यू होना चाहिए फर्दर मोमेंटम। ओके। और सर, मेटल सेक्टर को लेकर के क्या व्यू है सर? क्योंकि हमने देखा कि जब मार्केट पूरा नहीं चल रहा था, ओवरऑल 2 सालों में फ्लैट रहा है अपना मार्केट, तो उस समय मेटल सेक्टर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। मेटल को लेकर के क्या अभी यहाँ से भी मौके बन सकते हैं या फिर यहाँ से दूरी बना के रखनी चाहिए? हमें लगता है कि मेटल के अंदर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है अभी के लिए। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हिंद जिंक हुआ, हिंद कॉपर हुआ, नेशनल एल्यूमिनियम हुआ, इवन वेदांता के अंदर भी कुछ पॉजिटिव साइड मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशंस में नोट किए गए थे। जिंदल स्टील, हिंडाल्को, सारे स्टॉक्स जो है वो बॉटम से थोड़े से रिवर्स होते हुए और अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी अगेन थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। और हमारे रडार पर जो कुछ स्टॉक्स हैं उसमें से हिंद कॉपर चार्ट्स पर अच्छा नजर आ रहा है, हिंद जिंक अच्छा नजर आ रहा है। साथ साथ में अगर हम देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशंस में हाई लेवल से जरूर थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने जो है वो दिखाए थे और उसके बाद में फर्दर ब्रेकआउट कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था। अभी भी लोअर साइड में अगर हम देखें तो एक अच्छे बेस, अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं करीब 370 375 के आसपास में। हमें लगता है जब तक इन लेवल्स के ऊपर नेशनल एल्यूमिनियम होल्ड हो रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है अप साइड में करीब 410 टू 415 तक के लेवल्स को चेस करने की। मेरे सबसे यहाँ पर बाय ऑन डिप्स एक बार लाइक की रणनीति अपनाई जा सकती है। आज जिस तरीके से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला और कमिंग डेज में अगर कोई फर्दर रिट्रेसमेंट्स के चलते अगर और डिप मिलती है और करीब स्टॉक के अंदर 375 378 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बार मेरे हिसाब से बाय इनिशिएट किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 368। ओके, नाल्को में मौके बनते हुए दिख रहे हैं। पंकज सर, कुछ निफ्टी के शेयरों की बात कर लेते हैं सर। डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल रहा है कि 3% के आसपास की तेजी है। क्या लग रहा है सर, इसमें मौके बनाया जा सकता है? क्या निवेशकों को मौका मिल सकता है इसमें? देखिए, पिछले 1.5 से 2.25 घंटे के बीच में जिस तरीके की मूव्स यहाँ पर आई है, एक बहुत ही शानदार मूव है। हायर हाइज के ही फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, और मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी भी यहाँ पर नजर आ रही है दिन के दौरान की, काफी स्ट्रांग वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ये काउंटर जो है 1225 रुपए तक जाने के लिए रेडी है, और ओके। इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1180 रुपए के आसपास का मेंटेन करके चले। ओके, ठीक है सर। निफ्टी में सर कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो खास तौर पे, जिसको निवेशक चुन सकते हैं, अगले 3 से 6 महीने में मुनाफा बनाया जा सकता है जिसमें? सर, मैं 3 से 6 महीने का तो व्यू नहीं दे पाऊंगा अभी। ओके। ये तो काफी डिफिकल्ट मार्केट सिनारियो हो चुका है यहाँ पर। बट मुझे लगता है कि LICI के अंदर एक बड़ी मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि 406 407 के करीब ये काउंटर फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर और पिछले 2 दिन से इसके अंदर की जो मूवमेंट्स है वो काफी कन्विंस मूव्स मुझे नजर आती है। मुझे लगता है ये काउंटर 445 तक जाने के लिए तैयार है। अब आप इसे शॉर्ट टर्म की ट्रेड समझिए या एक स्विंग ट्रेड समझिए, लेकिन 2 से 3 महीने का व्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जब ओके। तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज ऑफ नहीं होते हैं या वो एस्केलेट अगर हो जाते हैं तो इन टारगेट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि एक 10% की एक डिसेंट मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं LICI। ओके, LIC में 10% का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से मौका बना तो।
सचिन सर, कुछ स्टॉक है मेरे पास, एक एक करके नाम बताता हूँ सर, प्लीज उसका टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिएगा। सर नायका को लेकर के एक दर्शक का सवाल था सर, 330 की बाइंग है, क्या लग रहा है सर, क्या करना चाहिए उनको? 330 का बाइंग है इनका। जी सर। देखिए अभी तो अगर देखा जाए तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया, हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो पॉजिटिव साइड में, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हमने देखे थे। बट यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा एक टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए जो एक इमीडिएट बेस बन रहा है स्टॉक में करीब 315 के आसपास में बन रहा है। 312 315 इवन जो यहाँ पर लाइक का करीब 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी इंटैक्ट है, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकते हैं स्टॉक के लिए। तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से स्लाइड और डिप एक्सपेक्टेड है 312 से 315 के आसपास में। अगर चाहें तो वहां पर एक बार एवरेज आउट के बारे में सोच सकते हैं, और अगर सेम पोजीशंस को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो होल्ड बिल्कुल रख सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 305 का मेंटेन करने की सलाह हो। ओके। और सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के भी एक सवाल है सर, 45 की खरीद है, अभी 39-40 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के सर क्या व्यू है आपका, कितना का स्टॉप लॉस मेंटेन करें? स्टॉक तो काफी वोलेटाइल है लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। वेल अभी के लिए इमीडिएट स्विंग लो का ही एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, जो कि करीब 36 के अराउंड है। मेरे हिसाब से 36 के स्टॉप लॉस के साथ में वेट किया जा सकता है। ऑन दी हायर साइड में जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो एक इमीडिएट लेवल बन रहा है करीब 41 42 के आसपास में। मुझे लगता है जैसे ये लेवल सरपास होते हैं पॉसिबिलिटीज बनेगी 48 टू 50 तक के लेवल्स को चेस करने की। सो अभी के लिए इमीडिएट स्विंग लो करीब 36 के आसपास का है, और उन्हीं लेवल्स को एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर करना चाहिए। ओके सर, एक और स्टॉक है एलॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, 1986 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर 2000 के आसपास की खरीद है इनकी, 3 महीने का व्यू है इनका, 3 महीने का सोच करके इन्होंने खरीदा था, क्या करना चाहिए सर इसमें, स्टॉप लॉस कितना का मेंटेन करना चाहिए? 1987 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इज इट लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी? यस यस, 1987 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यस। तो देखिए अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ हमने स्टॉक के अंदर देखी थी करीब 1700 के आसपास से, तो वन वे एक तेजी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था। बट प्रायर ट्रेडिंग सेशंस पे एक रिवर्सल साइन स्टॉक में देखने को मिला है। ऑन द टॉप पे स्टॉक ने जो है एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया, और उसका एक कंफर्मेशन आज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक करीब 3% के आसपास का एक डिक्लाइन दिखा रहा है। ये जो इतना बड़ा अपमूव जो दिया था उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो स्टॉक में एक नजर आ रही है, और जिसके चलते ये डिक्लाइन कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए हमें लग रहा है कि एक इमीडिएट बेस स्टॉक का अराउंड 1900 के आसपास में हो सकता है, पॉसिबली करीब 1910 तक स्टॉक के अंदर ये डिप कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। एंड ओवरऑल अगर देखें तो आरएसआई भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर बना है, साथ साथ में ओवरबॉट टेरिटरीज में था, वहां से एक रिवर्सल है। सो अभी के लिए ऑन द लोअर साइड में 1900 वही एक इमीडिएट लेवल लग रहा है। यहाँ पर आके लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा पॉज ले सकता है या फिर फर्दर रिवर्सल साइन दिखा सकता है। ओके सर, एक और सवाल है, उसके बाद सर पंकज सर पे चलेंगे। सर कास्ट्रॉल इंडिया को लेकर के सवाल है, 201 के आसपास की खरीद है, 186-87 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सर, स्टॉप लॉस कितना का मेंटेन करना चाहिए? सो कैस्ट्रॉल इंडिया में अभी के लिए मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए, एक अच्छे कंसोलिडेशन बेस ऑन द लोअर 183-84 के आसपास में बने थे, उन लेवल्स को एज एन सपोर्ट और एज एक स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर करके चलना चाहिए। तो जो भी पोजीशंस बनी हुई है 183 इसका एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूं। ओके, और सर 201 रुपए जो इनकी खरीद है वहां तक कब तक पहुंच पाएगा, कोई चांस है? वेल आज जिस तरीके से गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी तक, लाइक जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो उसने थोड़ा सा खराब हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशंस में, जो गैप डाउन मिला है उसके चलते अभी मुझे लगता है कि एटलीस्ट इनको 2 से 3 महीने तो एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा उन लेवल्स तक पहुंचने के लिए। ओके ठीक है। पंकज सर आपसे सवाल है सर, निफ्टी को लेकर के ओवरऑल मार्केट में बातचीत के लिए आपसे सवाल है कि सर अगर निफ्टी 24,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो सर नीचे में कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है? सर देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बड़ा सपोर्ट जो बना हुआ है वो 24,350 के आसपास का है। अगर 24,350 के जितना करीब मिले, मेरी सलाह ये रहेगी कि बाय ऑन द डिप शुड बी द स्ट्रेटजी। किंतु अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का, तो वो हिसाब से मुझे वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 350 के नीचे अगर काउंटर चला जाता है तो मुझे लगता है कि ये काउंटर 150 और अराउंड ऑफ 24,000 रुपीज तक देखने चाहिए। ओके, अगर सर 24,400 के नीचे जाता है और गिरावट अगर मार्केट में आती है तो कौन सा सेक्टर से दूरी बनानी चाहिए, चार्ट के नजरिए से कौन सा सेक्टर खराब लग रहा है? सर देखिए, हाल ही में आईटी काफी स्ट्रांगली मूव हो चुका है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आईटी के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम लोगों को रखना होगा। फार्मा ठीक लगता है तो फार्मा के साथ में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं।
ओके, फार्मा के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आईटी से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, राइट सर? जी। ओके सचिन सर, सेम सवाल आपसे भी है। अगर सर 24,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है निफ्टी और अगर और गिरावट आती है तो क्या लगता है आपको सर, कौन से सेक्टर से दूरी बनानी चाहिए? वेल देखिए, हमने पिछले कुछ टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो जब निफ्टी के अंदर एक डाउनसाइड मोमेंटम बना हुआ था, तो एक पुल बैक मोमेंटम जो हमें देखने को मिल रहे थे वो बिकॉज ऑफ दी आईटी सेक्टर ही देखने को मिल रहे थे। हम बात करें करीब जब 23,600 23,500 के आसपास में निफ्टी था, वहां से कंटिन्यूसली हमने देखा था कि आईटी सेक्टर से एक अच्छे सपोर्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इनकेस अगर कोई डिप इस बार निफ्टी के अंदर मिलती है तो आईटी सेक्टर्स वापस से जो है कुछ सपोर्ट्स प्रोवाइड करता हुआ नजर आ सकता है ऑन दी लोअर साइड में। बिकॉज अगर निफ्टी के अंदर कोई भी डिक्लाइन मिलता है तो पॉसिबली हो सकता है कि आईटी सेक्टर जो कि एक ऑलरेडी एक पिटा हुआ सेक्टर है, ओके उसके अंदर जो है वो फर्दर बाइंग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं एक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ नजर आए। ओके ठीक है सर, आप दोनों ने सर समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच सर।